नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजधानी जयपुर में दीपावली की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं बड़ी चौपड़ और पर हवा महल अब छोटी चौपड़ पर भी बनाया जा रहा है। इसे देख आम से खास सभी हैरान हैं। और आपको ये भी बता दें कि जहां शहर के किशनपोल बाजार को सिंगापुर की तर्ज सजाया जा रहा है, वहीं MI रोड पर सजावट के साथ ही कोरोना से बचाव का संदेश दिया जाएगा। दरअसल हर साल की तर्ज पर ही इस साल भी जयपुर के बाजारों में दीपोत्सव पर रोशनी की जा रही है। इसके तहत ही छोटी चौपड़ है, उस पर भी राजस्थान की पहचान बन चुके हवा महल की झांकी बनाई जा रही है, जो 48 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। इस विशालकाय हवा महल को अत्याधुनिक LED लाइटों से ही सजाया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के लोक कलाकार लोकगीतों की प्रस्तुति देते नजर आएंगे। और 4 दीवारी के मुख्य प्रवेश द्वार ही अजमेरी गेट पर ही विशालकाय कमल का फूल शहर के बंदिशों का स्वागत करेगा। इसके साथ ही सिंगापुर की तर्ज पर किशनपोल बाजार में 2 गेट बनाए जाएंगे, जिसमें अत्याधुनिक कोल्ड लाइट लगाई जाएगी। और इसके साथ ही किशनपोल बाजार के 27 पोल पर एक जैसी रोशनी पर कर ही सिंगापुर थीम पर बाजार को सजाया जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों और प्रभारियों की बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन, चुनावी राज्यों की रणनीति जैसी गंभीर मंथन के बीच ही शराब का जिक्र आ गया है और कांग्रेस के मेंबरशिप अभियान पर बात हो रही थी। एक महासचिव ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए शराब नहीं पीने और खादी पहनने की शर्त बदलने की मांग कर दी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पर राहुल गांधी ने बैठक में पूछ लिया कि यहाँ मौजूद कितने नेता शराब पीते हैं। केवल 2 प्रभारियों के हाथ उठाए और इनमें से एक राजस्थान के हैं। हकीकत यह है कि पीने वाले बहुमत में थे और लेकिन 2 ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। नेता अभिनेता का फील्ड भले अलग हो, लेकिन नेता का अच्छा अभिनेता होना एक अनिवार्य खूबी सा हो गया है। नेताओं की इसी खूबी को देखने का मौका दिल्ली जयपुर की फ्लाइट के दौरान ही एक प्रत्यदर्शी को मिला। एक बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ 3 MLA की यात्रा कर रहे थे। जब एयरपोर्ट पर उसने एक बड़े ब्यूरोक्रेट के हाथ में से ही ब्रीफकेस और दूसरा सामान लेकर सेवा भाव दिखाने की होड़ मच गई और तीनों MLA चर्चित रहे। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन दिनों एक चुनावी राज्य में भी ये देखने को मिला था, वहीं ब्यूरोक्रेट के ही संयोजक में ही राज्य के हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि इस निर्मिति के चक्कर से ही पहले एक बड़े नेता भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में चल रही खींचातान का दर्द शुक्रवार को अशोक गहलोत के भाषण में भी नजर आया। वे प्रशासन गांव के संग अभियान के लिए बीकानेर के लाखासर आए हुए थे और यहां आयोजित सभा में अपने 3 साल के कार्यकाल की चर्चा कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक किसी ने कहा कि चौथी बार आप ही CM बनेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि चौथी बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अलग बात है, चौथी बार सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने की योजना गृह मंत्रालय में बन रही थी। राजस्थान के विधायकों ने करारा जवाब दे दिया है। और गहलोत ने अपने भाषण की ओर ये भी कहा कि शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने ही उन्हें तीसरा मौका दिया है। उन्हें इस बात का आभास है कि जिम्मेदारी क्या होती है। गहलोत अपनी बात पूरी करते इससे पहले उपस्थित लोगों में से किसी ने जोर से कहा कि चौथी बार भी आप ही बनोगे। ना चाहते हुए भी गहलोत को उस शख्स की बात पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने कहा, बार बार सरकार बदलती है तो मजा नहीं आता, सरकार बदलते ही योजनाएं ठप सी हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि सरकार वापस कांग्रेस की आए ताकि हम योजनाओं पर काम कर सकें। 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संघ अभियान के लॉन्चिंग कार्यक्रम के CM गहलोत ने कहा था
कि अगली बार से शांति धारीवाल को ही स्वायत्त शासन मंत्री बनाऊंगा। इसके बाद इस बयान को उनके चौथी बार सीएम बनने की घोषणा के तौर पर देखा गया था और बीकानेर के लखासर में उन्होंने सीएम पद को लेकर यू टर्न लिया है। अब पहले सरकार बनाने की अपील की है। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। हरियावद के मुकाबले बल्लभनगर में भी लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही महिलाएं, बुजुर्ग और युवा मतदान अपना वोट देते नजर आए। वहीं अलवर में आज जिला प्रमुख और प्रधान ने चुनाव हुए हैं और उदयपुर की बल्लभनगर में ही विधानसभा में सुबह 11 बजे से लेकर 11 बजे जो चुनाव हुआ था उसमें 23.3% और धरियावद विधानसभा में 27.13% मतदान हुआ। उदयपुर के बल्लभनगर में ही विधानसभा में उपचुनाव के दौरान बम्बोरा गांव में कांग्रेस और जनता सेना के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। 200 मीटर की परिधि में ही पोलिंग बूथ को लगाने पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ऐसे में पुलिस ने दोनों पार्टी के पोलिंग बूथ हटा दिए। आपको ये भी बता दें कि बल्लभनगर विधानसभा से ही चुनाव लड़ रहे चारों प्रमुख प्रत्याशियों ने ही अपना वोट कास्ट किया है और आरएलपी प्रत्याशी उदय लाल डांगी ने नांदवेल के मतदान केंद्र पर, तो वही हिम्मत सिंह झाला ने बल्लभनगर के वाजमिया में वोट दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दोनों बेटियों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति कुंवर ने भी भिंडर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही वोट दिया। जनता सेना प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर ने भी पत्नी दिव्येंद्र कुंवर समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इसी स्कूल में वोट दिया। बल्लभनगर की ये सीट पिछले 10 महीने से खाली पड़ी है और मतदान के लिए बल्लभनगर में 310 और धरियावद में 328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शाम 6 बजे तक दोनों सीटों पर मतदान चलेगा। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सैफ अली खान और करीना कपूर इन दिनों अपने दोनों बेटों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और वेकेशन पे हैं। इन दौरान सैफ अली खान ने भी बेटे तैमूर के साथ जैसलमेर में बनी शूटिंग रेंज पहुंचे और शूटिंग रेंज में ही सैफ अली खान ने शॉट गन पर हाथ आजमाया और नवाब साहब का निशाना इतना सटीक था कि उन्होंने 10 में से 9 टारगेट हिट किए और 1 घंटे JSM शूटिंग में ही रेंज में ही समय बिताने के दौरान सैफ अली खान ने केसरी सिंह और महेंद्र सिंह दोनों को इस प्रयास के लिए बधाई भी दी और साल में ही 2-3 हफ्ते जैसलमेर में बिताने का भी वादा करने के साथ बच्चों को शूटिंग रेंज के लाने की भी बात कही है। दरअसल सैफ अली खान खुद बिग बोर राइफल के 300 मीटर के नेशनल शूटर हैं और JSM शूटिंग रेंज के ही केसरी सिंह और महेंद्र सिंह ने बताया कि डाबला गांव के पास बनी JSM शूटिंग रेंज पश्चिमी राजस्थान की पहली शूटिंग रेंज है। क्योंकि सैफ अली खान नवाब हैं और नेशनल शूटर हैं, तो उन्होंने होटल वालों से यहां आने की इच्छा जताई। शनिवार सुबह वे अपने बेटे तैमूर के साथ ही आए। उन्होंने शॉटगन पर पहली बार हाथ आजमाया और 10 में से 9 निशाने पर दम सटीक किए और केसरी सिंह और महेंद्र सिंह ने कहा कि हम खुद उनके निशाने को देखकर अब चिंतित हो गए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शूटिंग रेंज बनाने के लिए बधाई दी और अप्रिशिएट भी किया और उन्होंने बताया कि वे साल में 2 से 3 हफ्ते के लिए जैसलमेर जरूर आया करेंगे और अपने बच्चों को शूटिंग रेंज लाएंगे, यहाँ उनको शूटिंग की ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने बताया कि 300 मीटर राइफल बिग बॉल में नेशनल शूटर और शूटिंग करते हुए शूटिंग रेंज की तमाम जानकारी लेने के बाद ही सैफ केसरी और महेंद्र सिंह से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपनी तरफ से हर मदद का आश्वासन भी दिया। करीब 1 घंटे शूटिंग रेंज में बिताने के बाद वो वापस होटल में लौट गए थे।
जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने एक अन्य रेप केस के मामले में गुजरात हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। आसाराम की तरफ से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई है। आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने जोधपुर जेल अधीक्षक को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया है और राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आसाराम की खराब सेहत को आधार बनाकर दायर की गई जमानत याचिकाएं खारिज कर चुके हैं। अहमदाबाद के पास आसाराम के आश्रम की एक पूर्व सहयोगी ने उस पर रेप करने का मामला दर्ज करवा रखा है और इस मामले में उसको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं उसे जोधपुर के एक आश्रम में अपने गुरुकुल की नाबालिग छात्रा को यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मरते दम तक जेल की सजा सुना रखी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कारण से आसाराम जोधपुर जेल में अभी भी बंद है और जोधपुर से जुड़े मामले में जमानत हासिल करने के लिए अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए आसाराम करीब 15 बार लोअर कोर्ट के लेकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। और अब एक बार फिर से आसाराम ने गुजरात हाई कोर्ट के जरिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत हासिल करने का प्रयास किया है, लेकिन आसाराम की जमानत याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने जोधपुर जेल अधीक्षक से उसकी मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही आसाराम की जमानत याचिका के बारे में फैसला किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात नाकाबंदी तोड़कर एक कार भाग निकली। पुलिस दल ने करीब 1.5 किलोमीटर पीछा कर कार को पकड़ा। कार की डिग्गी की तलाशी लेते समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने ही टक्कर मार दी। हादसे में महिला कांस्टेबल सहित 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया है। घायल कांस्टेबल का जयपुर में अस्पताल में एक इलाज चल रहा है और पुलिस ने मृतक दोनों पुलिसकर्मियों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। डीएसपी चंद्र सिंह रावत ने बताया कि हादसे में कडीला निवासी महिला कांस्टेबल सुमन चौधरी और मौजा निवासी कांस्टेबल बिटू चौधरी की मौत हो गई है और कार सवार घायल कांस्टेबल जाकिर निवासी अनंतपुरा कोटा का जयपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटनाक्रम के मुताबिक रात करीब 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि जयपुर से एक व्यक्ति का अपहरण कर टोंक की ओर ले जाया जा रहा है और शुक्रवार पर सदर थाना पुलिस ने थाने के बाहर जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी लगाई और नाकाबंदी के दौरान देर रात करीब 11:45 पर जयपुर से कोटा की ओर जा रही कार को चेकिंग के लिए रुकवाया तो ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। कार नाकाबंदी तोड़कर भाग निकली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधियां नहीं चलाई जाएंगी। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। खादी और भारत का इतिहास सदियों पुराना है। कपड़ों की हाथ से कताई और बुनाई हजारों वर्षों से चली आ रही है। सिंधु सभ्यता में कपड़ों की परंपरा काफी अच्छे से विकसित थी और खादी की प्राचीनता का सबसे प्रमुख प्रमाण मोहनजोदाड़ो की पुजारी की मूर्ति है, जिसे कंधे पर लबादे पहने हुए दिखाया गया है। साथ ही उसमें प्रयोग की गई आकृतियों को आधुनिक सिंध, गुजरात और राजस्थान में भी अभी भी देखा जा सकता है। भारतीय कपड़ों की सुंदरता और जीवंतता के कई अन्य उल्लेख भी हैं, जैसे अलेक्जेंडर ने भारत पर अपने आक्रमण के दौरान मुद्रित और चित्रित कपास की खोज की। उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने व्यापार मार्गों की स्थापना की, जिससे एशिया और यूरोप में कपास का परिचय कराया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी खादी का व्यापार भी बढ़ता रहा।
तो वहीं अब 21वीं सदी में भी खादी को फैशन की दुनिया में एक नया मुकाम दिया गया है। कई फैशन डिजाइनर खादी के कपड़ों को नए तरीके से पेश कर रहे हैं और युवाओं में खादी को लोकप्रियता दिलाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो खादी के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं। पर इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने कहा है कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। KVIC का आरोप है कि नोएडा स्थित खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी KDCI और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन जैसी निजी संस्थानों ने ब्रांड का नाम खाद का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया है। उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश में कहा है कि दोनों संस्थाओं के नाम KVIC के ट्रेडमार्क खादी के लिए भ्रामक ढंग से समान है, इसीलिए इस ट्रेडमार्क के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है। इसके अलावा उसे सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि KVIC के वेबसाइट से मिलती जुलती हो। ऐसे में KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं को अवैध रूप से खादी नाम का उपयोग करने से रोका जाएगा जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि KVIC की वेबसाइट से मिलती जुलती है। KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को अवैध रूप से खादी का नाम उपयोग करने से रोकेंगे जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी KVIC ने अकेले फैब इंडिया जैसी बड़ी कंपनी से 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। खादी एसोसिएशन और खादी ग्लोबल को भी नोटिस भेजे गए। दरअसल खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने हाल ही में 1000 से ज्यादा कानूनी नोटिस जारी कर दिए हैं। ये कानूनी नोटिस 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हैं। मामला KVIC के नाम पर नकली खादी बेचने से जुड़ा है। नकली खादी से बने मास्क और PPE किट बाजार में बेचे जा रही थी। इतना ही नहीं कि खादी से जुड़े और भी आइटम ऑनलाइन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म से बेचे जा रहे थे। KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दोनों ही कंपनियों को अब चेतावनी दे दी कि वो खादी के ब्रांड नेम का उपयोग करने वाले उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। सभी उत्पाद, पैकेजिंग, लेबल, प्रचार सामग्री, साइन बोर्ड और कंपनियों के नाम से जुड़ी किसी भी अन्य व्यावसायिक स्टेशनरी को नष्ट कर दे। KVIC ने ये भी कहा कि 7 दिनों में निर्देशों का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अध्यक्ष का कहना है कि खादी ब्रांड नेम का कोई भी दुरुपयोग हमारे कारीगरों की आजीविका पर सीधा असर डालता है, जो कि भारत के दूर दराज के इलाकों में वास्तविक दस्तकारी उत्पाद बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि KVIC ब्रांड नेम खादी का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खादी एक कपड़ा है, इस पर किसी का व्यक्तिगत हक या ट्रेडमार्क मामला कैसे हो सकता है, या खादी नाम का इस्तेमाल करना गलत कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि दरअसल खादी एक सामान्य नाम नहीं है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ट्रेडमार्क खादी और खादी इंडिया का वैध मालिक है, जिसके चलते नई दिल्ली में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया डोमेन विवाद नीति यानी INDRP मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक निजी संस्था की इस दलील को खारिज कर दिया है कि खादी एक सामान्य शब्द है और कहा कि किसी अन्य द्वारा लोकप्रिय ब्रांड का नाम उपयोग भ्रम और धोखा पैदा करने की संभावना है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा कि ये एक निर्विवाद तथ्य है कि KVIC शिकायतकर्ता ट्रेडमार्क खादी या खादी इंडिया का वैध मालिक है और उसने ट्रेडमार्क्स एक्ट की धारा 17 के प्रावधानों के तहत स्वामित्व हासिल कर लिया है। ट्रिब्यूनल की राय में विवादित डोमेन नाम www.khadi.in एक ट्रेडमार्क समर्थित डोमेन नाम है
और ये न केवल व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी INDPR नीति के खंड 4 का भी उल्लंघन करता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।